फ्रेंड्स, अगर आप में भी जुनून है भीड़ से हटकर कुछ अलग कर दिखाने का, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको जाने ना दें। आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। वेलकम टू कॉन्क्रीट लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस हैं तो आपने सारा सिलेबस देख लिया होगा और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये सिलेबस बहुत लेंदी है। लेकिन आपको इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी जानते हैं। और जिन टॉपिक्स की आपको कम नॉलेज है उसके लिए मेहनत करो। रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करो। खुद पे यकीन रखो, एक एक टॉपिक करके आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांगों के कार्य। फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है और यहाँ पे 5th पॉइंट में आपका टॉपिक है कोशिकांगों के कार्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर पेपर में आपको कोशिकांगों के कार्य पर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हम इसमें कोशिका भित्ति से लेके नाभिक तक सभी के कार्य पढ़ेंगे और आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करेंगे कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल। फ्रेंड्स, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाई गई है वो ही सेल वॉल है। तो फ्रेंड्स, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री से? तो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन, जैसे कि हम हमारे घर की बाहरी दीवार से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे घर की सुरक्षा करता है। तो इस तरह जो कोशिका भित्ति है वो जो जीव द्रव्य है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका भित्ति। ठीक है। सुरक्षा के साथ साथ और क्या काम करती है कोशिका भित्ति? तो चलिए जानते हैं इसका दूसरा काम। तो फ्रेंड्स, ये कोशिका को कठोरता तथा आकार प्रदान करती है। कोशिका को कठोरता तथा आकार प्रदान करती है। फ्रेंड्स, साथ साथ में आपके नोट्स भी बन रही हैं, तो आप नोटबुक में नोट करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसान रहे। तो ये कठोरता कैसे प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज फाइबर्स। और इन फाइबर्स के कारण ही जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिका भित्ति की कठोरता ही उसे आकार भी प्रदान करती है। अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर सेल में से पानी बाहर चला जाए तो क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है। यहाँ पे मैंने बनाई है कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। इसके अंदर हम बना देंगे एक छोटा सा न्यूक्लियस और ये वैक्यूल। अगर इसमें से पानी बाहर चला जाता है तो उससे क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस होगा। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में बोलेंगे जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, और इस जीव द्रव्य संकुचन में क्या होता है कि जो सेल का जीव द्रव्य है वो संकुचित हो जाता है। चलिए इसे दूसरे डायग्राम से समझते हैं। वापिस से हम सेल बनाएंगे
सेल ये हमने बनाई, ये अंदर जो जीव द्रव्य है वो संकुचित हुआ हमने दिखाया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो सेल की बाहर वाली बाउंड्री है यानी कि सेल वॉल है, वो इंटैक्ट रहती है अपनी जगह पे। अंदर का जीव द्रव्य सिकुड़ा है लेकिन बाहर से सेल वैसी की वैसी है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो कोशिका भित्ति है उसने उसे आकार प्रदान किया, उसे स्टेबल किया आकार को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट, कोशिका भित्ति क्या करती है, पौधों की कोशिकाओं को फटने से रोकती है। ठीक है, जो भी प्लांट सेल होगी वो कोशिका भित्ति के कारण फटेगी नहीं, को फटने से रोकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, कैसे एक कोशिका भित्ति जो है वो सेल को फटने नहीं देती। तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हम दो तरह की कोशिकाएं लेंगे। एक हम लेंगे जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, और दूसरा हम लेंगे प्लांट सेल, पादप कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं जंतु कोशिका, ये है न्यूक्लियस, और इसे हम क्या करेंगे, पानी के अंदर रखेंगे। ठीक है, जब हम इसे कुछ देर के लिए पानी के अंदर रखते हैं तो पानी के अंदर चला जाता है। इसी तरह से हम ये प्लांट सेल लेंगे। ठीक है, ये रही हमारी मेन कोशिका भित्ति, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, एडजस्ट कर लेना। तो इसको भी हम रखेंगे वाटर के अंदर। अब क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा जंतु कोशिका के भी और पादप कोशिका के भी। इससे क्या होगा, जो कोशिका है वो फूलेगी, और जंतु कोशिका के साथ क्या होगा, ये फट जाएगी। लेकिन जो पादप कोशिका है वो नहीं फटेगी। क्यों? कारण आपके सामने है कि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इसी सेल वॉल के कारण जो कोशिका है वो नहीं फटती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पीछे की मिस्ट्री समझते हैं कि क्या होता है, कैसे ये नहीं फटने देती। तो यहाँ पे हम एक और सेल बनाएंगे, प्लांट सेल। सेल वॉल बना दी, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल बना दी। ठीक है, जब हम इसे पानी में रखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब ये पानी अंदर जाता है तो सेल के अंदर भी एक प्रेशर बिल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, जो ये टर्गर प्रेशर होता है ना, ये अंदर से बाहर की तरफ वॉल पर लगता है, जैसे कि हमने एरो से यहाँ पे दिखाया है। अंदर से बाहर की तरफ ये टर्गर प्रेशर लगेगा, और उसी के विपरीत जो सेल वॉल है वो भी एक प्रेशर जनरेट करती है यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ। उसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, और उसे हम WP से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये दोनों प्रेशर हैं ये सेम होते हैं। ठीक है, सेम होने के साथ साथ ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जितना प्रेशर सेल के अंदर से बाहर की ओर लगेगा उतना ही प्रेशर वॉल के द्वारा बाहर से अंदर की तरफ लगता है, जिससे सेल नहीं फटेगी। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। फ्रेंड्स, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसे याद रखना। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। जो सेल वॉल होती है वो ट्रांसपायरेशन में होने वाले वाटर लॉस को भी कम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है ऐसा, तो कोशिका भित्ति में जो सुबेरिन और क्यूटिन होता है, ठीक है, वो वाटर लॉस को कम करता है। तो कोशिका भित्ति के क्यूटिन व सुबेरिन
वाष्पोत्सर्जन में होने वाले पानी के नुकसान को कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। इससे आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप रिवीजन करते रहेंगे बाद में। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होने वाले पानी के नुकसान को कम करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फिफ्थ वन, कोशिका को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। जो ये सेल वॉल है, ये कोशिका को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति काफ़ी कठोर होती है, ठीक है, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये क्या करती है, कोशिका को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोशिका भित्ति में एंजाइमेटिक गतिविधियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक गतिविधियां, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और उसके बारे में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंजाइमेटिक गतिविधि हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति कई पदार्थों से मिलकर बनती है। एक उनमें से होता है पेक्टिन। तो इस पेक्टिन पे एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, पेक्टिन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जब पेक्टिन का ब्रेक डाउन होता है तो जो सेल वॉल है वो लूज हो जाती है। ब्रेक डाउन से क्या होगा, सेल वॉल लूज हो जाएगी। लूज होने से वो जेली की तरह सॉफ्ट हो जाती है। जो पेक्टिन घुल जाता है और वो जेली के जैसा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इस सॉफ्ट होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो पके हुए फल हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो पके हुए फलों के सॉफ्ट होने का कारण ये कोशिका भित्ति है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोशिका भित्ति के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो जो मिडल लैमेला में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं, उनके कारण ये जेली की तरह जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं मिडल लैमेला, यानी कि मध्य पटलिका रिस्पॉन्सिव है फलों को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेल वॉल का एक लास्ट फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये फूड स्टोरेज के काम भी आती है। तो कुछ बीज कोशिका भित्ति में हेमीसेल्यूलोज के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। फ्रेंड्स, सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है, सेल को फटने से बचाती है, रोगाणुओं से बचाती है। ठीक है, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो कई सारे काम सेल वॉल करती है। फ्रेंड्स, सेल वॉल पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। अभी थोड़ा पढ़ने के बाद आपको लेजीनेस हो रही होगी, है ना? तो अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, लेकिन पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कोशिका झिल्लियों के कार्य। कोशिका झिल्लियों के कार्य, कोशिका झिल्लियाँ यानी सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। जो कोशिका झिल्लियाँ हैं वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम करती हैं। कोशिका झिल्लियाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम करती हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है विभाजन का काम करती हैं,
यानी कि जो कोशिका झिल्लियाँ हैं वो एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती हैं, और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन्हें भी एक दूसरे से अलग करती हैं। तो यहाँ पर एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसे डायग्राम से भी समझेंगे। अगर वो प्लाज्मा झिल्ली है तो वो कोशिका को उसके बाह्य आवरण से अलग करती है। जैसे कि हम सबसे बाहर की तरफ देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो ये क्या करेगी, बाह्य वातावरण से सेल को अलग करेगी। कोशिकाओं को बाह्य वातावरण से अलग करती है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, तो अगर ये कोशिकांग आवरण के रूप में होती है, जो सेल में कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, अगर ये उनके आवरण के रूप में झिल्ली है, तो ये उन कोशिकांगों की पहचान अलग रखेगी और उनकी जो कार्यात्मक व्यक्तिकता है उसे अलग रखेगी। ठीक है, कोशिकांगों की पहचान, अगर उसके बाहर झिल्ली होगी तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर उनके बाहर झिल्ली ना हुई तो हम कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो कार्यात्मक व्यक्तिकता है वो भी इसी झिल्ली से ही संभव है। अगर हम कार्यात्मक व्यक्तिकता को इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे फंक्शनल इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शनल इंडिविजुअलिटी। तो चलिए इसे हम अब डायग्राम से समझते हैं ताकि ये चीज़ आपके क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेल की है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या कर रही है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसे सेल के एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। उसी तरह अगर हम कोशिकांग देखें तो यहाँ पे ये बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एक झिल्ली है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। ठीक है, तो ये झिल्ली क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनवायरनमेंट को बाहर वाले एनवायरनमेंट से अलग करती है। ये अलग है और अंदर का एनवायरनमेंट अलग है। तो इससे जो कोशिकांग है उसको अपना स्पेसिफिक काम करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह से ये न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट को सेल के एनवायरनमेंट से अलग करेगी, जिससे न्यूक्लियस को फंक्शनल इंडिविजुअलिटी मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे ये जो गोल्जी बॉडी है उसमें भी मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से सभी कोशिकांगों को फंक्शनल इंडिविजुअलिटी मिलती है और वो अपना स्पेसिफिक काम आसानी से कर सकती हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका को इंजरी से भी बचाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को चोट से बचाती है। ठीक है, चोट लगने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो प्लाज्मा झिल्लियों के साथ साथ प्लाज्मा झिल्लियों के साथ साथ कोशिकांगों की अन्य झिल्लियों में भी चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता यानी कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अर्थात वे केवल चयनित पदार्थों को ही चयनित मात्रा तक अंदर जाने देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। ठीक है, उसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है या क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली है, ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, चयनित पदार्थों को चयनित मात्रा में ही अंदर लेके जाती है। ये झिल्लियाँ अन्य पदार्थों के लिए अभेद्य होती हैं, यानी कि कुछ पदार्थ तो जा सकते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जा सकते। अभेद्य मतलब इम्परमिएबल।
होती हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो नॉन पोलर एलिमेंट्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्रॉस कर सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो गैसेस होंगी वो क्रॉस कर देंगी, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते। इनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये उन्हीं की मदद से क्रॉस कर सकती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। कोशिका झिल्लियाँ, प्लाज्मा डेस्मेटा, जो कि प्लांट सेल में होता है, यानी कि पादप कोशिका में, और गैप जंक्शंस, जो कि एनिमल सेल में होता है, जंतु कोशिका में। तो उसके थ्रू, गैप जंक्शन के द्वारा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचनाओं व पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम में देखेंगे कि प्लाज्मा डेस्मेटा कहाँ है, कैसे होते हैं, और गैप जंक्शन कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा डेस्मेटा, यहाँ पे 2 सेल्स दिखाई गई हैं और इनके बीच में यहाँ से होता है पदार्थों का आदान प्रदान। और ये डायग्राम है गैप जंक्शन का। यहाँ पे 2 सेल्स दिखाए गए हैं। ये है सेल 1 की मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये है सेल 2 की मेम्ब्रेन, और यहाँ बीच में ये हैं गैप जंक्शंस। तो इसके थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 5th पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर विशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पहचान केंद्रों, ये यानी कि रिकॉग्निशन सेंटर्स और जुड़ाव बिंदुओं, यानी पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसी कारण श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, WBC, रोगाणु और शरीर की कोशिकाओं के बीच अंतर कर पाती हैं। चलिए अब इसे समझते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बताया कि विशिष्ट पदार्थ होते हैं प्लाज्मा झिल्ली पे, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं और रिकॉग्निशन सेंटर्स की तरह काम करते हैं।
एक तरह से आप आईडी कार्ड की तरह इनको समझ सकते हैं, यानी कि जिस सेल पे ये लगे होंगे ये उनका आईडी कार्ड होता है, ठीक है। और इस आईडी कार्ड से सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन सी शरीर की सेल है और कौन सी बाहर की सेल है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया की आसानी से पहचान कर लेती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है, क्योंकि जो बॉडी के बाहर की सेल होगी उस पर अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होंगी। फ्रेंड्स, हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं RBC। मान लीजिए ये एक सेल है रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये किसी पर्सन की सेल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्सन 1, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप है A। तो जो ये इसकी RBC है उस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होगा, वो कौन सा एंटीजन होगा, वो होगा A। मान लीजिए किसी कारणवश इस पर्सन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आता है एक पर्सन 2 और इसका ब्लड ग्रुप है B। ये है डोनर, जो ब्लड को डोनेट करने वाला है, ठीक है। तो इसकी RBC देखते हैं कैसी होगी। इसकी RBC पे जो एंटीजन लगा होगा वो एंटीजन होगा एंटीजन B, ठीक है। जब हम इस पर्सन से लेके पर्सन 1 को ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है, तो इसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, पर्सन 1 की बॉडी रिएक्ट करेगी, क्योंकि पर्सन 1 की जो बॉडी है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो सेल A को रिकॉग्नाइज करता है और वो कहता है कि ये सेल्फ है, यानी कि उसकी खुद की सेल है। लेकिन जो ये वाली RBC है उसको वो नॉन सेल्फ बोलता है, यानी कि वो उसकी खुद की बॉडी की सेल नहीं है, ठीक है। तो पर्सन 1 की बॉडी रिएक्ट करेगी और इन सेल्स को किल करेगी, ठीक है। और इसी से क्या होगा, क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि जो ये एंटीजन है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। जो RBC की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी पर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से सेल को एक रिकॉग्निशन देते हैं, यानी कि इसके पास आप ऐसे समझ सकते हैं एक आईडी कार्ड होता है कि वो उसी बॉडी की सेल है या कोई फॉरेन सेल है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नया फंक्शन। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन। तो ये हार्मोन सेल्स पे पहुंच के कैसे काम करते हैं, सेल्स को कैसे पता चल जाता है कि ये वाला हार्मोन है, मुझे ये काम करना है। तो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो चलिए उसे हम लिख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर कुछ प्रेजेंट होता है हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन के लिए, हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हिंदी में हम कहेंगे ग्राही, उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है और सेल के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स। जब कोई भी हार्मोन रिलीज होता है तो वो यहाँ पे आके रिसेप्टर पे लग जाता है, ठीक है। जिससे रिसेप्टर क्या करता है, अंदर की तरफ सिग्नल देता है कि ये वाला हार्मोन आ गया है और उसी हार्मोन की वजह से सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही लगे होते हैं रिसेप्टर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में सुना होगा, तो वो भी कहाँ पर होती है, वो कोशिका झिल्लियों पर ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कोशिका झिल्लियों पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC प्रेजेंट होती है, ETC काम करती है। वो कौन कौन सी सेल पे होती है, वो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया पे होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ETC होती है, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। और किसकी मेम्ब्रेन पर होती है? क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड पर। क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड झिल्ली पर। थाइलेकॉइड झिल्ली पर। देखते हैं 8th पॉइंट। तो फ्रेंड्स पहले हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे अणुओं के रूप में होता है, तो कुछ काफ़ी सारा मटेरियल भी कई बार एक साथ अंदर आता है और एक साथ बाहर भी जाता है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं, उसे हम अंदर आने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और एक टर्म होती है एक्सोसाइटोसिस। इसे समझते हैं ये क्या होता है। फ्रेंड्स जब बल्क में काफ़ी सारी चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको सेल के अंदर आना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल है वो ऐसे इसको रिसीव कर लेगी, ठीक है। और फिर इस सेल के अंदर ये ऐसे वेसिकल की तरह सेल के अंदर चला जाता है मटेरियल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, मान लीजिए कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उसकी वेसिकल बन जाती है। ये वेसिकल धीरे धीरे मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इस तरह से ये ऊपर से खुल जाएगी और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म होती है एक्सोसाइटोसिस। और प्लाज्मा झिल्ली का एक और मेन फंक्शन होता है जो कि आपने देखा होगा नर्व सेल में, तो उसे भी हम लिख लेते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आवेगों के संचरण में भाग लेती है। आवेगों के संचरण में भाग लेती है। आवेगों के संचरण को हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्सिस। फ्रेंड्स जो भी हमारी बॉडी के सेंसेशंस होते हैं, टच, पेन, ये सब जो नर्व सेल्स होती हैं उसके थ्रू ही ब्रेन में जाते हैं और हम रिएक्ट करते हैं। तो ये जो आवेग जाते हैं ये तंत्रिका कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो इस उसमें वहाँ पे आप पूरी प्रतिक्रिया पढ़ोगे कि कैसे जो इम्पल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फ्रेंड्स अब हम लिख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट। कोशिका झिल्लियों में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं ना फ्रेंड्स झिल्लियों में, तो वो हम लिख रहे हैं पॉइंट। कोशिका झिल्लियों में उनकी सतह पर प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं जैसे कि एटीपेज। एटीपेज क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को हटाने का काम करता है, ठीक है। एस्टरेज, एस्टर का ब्रेकडाउन करता है। फ्रेंड्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देख लिया है और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो बाकी कोशिकांग बचे हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उन सभी के फंक्शंस हम देखेंगे और उसके बाद में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बने रहें कंक्रीट लर्निंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।